नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र जंगल राज की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या महाराष्ट्र में दंगाई बेखौफ हो गए हैं? क्या महाराष्ट्र में किसी को भी कानून का डर नहीं है? आज ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में दिन ब दिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आज के शो में हम महाराष्ट्र में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सभी बात करने से पहले हम आज आपको एक ताजा दृश्य दिखाना चाहते हैं। यह दृश्य है एनसीपी के नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का, जो पहुंच चुकी है कमिश्नर ऑफिस में और वो पुलिस कमिश्नर को शिकायत दे रही है। ये शिकायत बड़ी गंभीर शिकायत है। दरअसल बात यह है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है और इस धमकी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ गई है। सुप्रिया सुले पुलिस कमिश्नर से मिली है। इसी के साथ अजीत पवार ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि शरद पवार को धमकी देने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही है। सुप्रिया सुले पुलिस कमिश्नर से मिली और बाहर आई, जिसके बाद उन्होंने पत्रकार से बात की। उन्होंने क्या आरोप लगाए, आइए पहले वो सुन लेते हैं। आलेली आहे या धमकीचा पाठपुरावा करून त्याच्यावर जो काही योग्य न्याय असेल तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे आणि या सगळ्याची जबाबदारी महाराष्ट्राच्या सरकारवर आणि होम मिनिस्ट्रीवर। तो इन्होंने ये बताया कि जो धमकी मिली है शरद पवार इन्हें, ये धमकी देने वाला गिरफ्तार होना चाहिए और साथ ही इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। शरद पवार इन्हें धमकी मिलने के बाद में उनके घर के बाहर सुरक्षा पैनी कर दी गई और गृह मंत्रालय, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री पद से डिमोट हुए और गृह मंत्री बने हुए देवेंद्र फडणवीस के पास है और उन्होंने ये बयान दिया कि इस तरह की धमकी देने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। शरद पवार इनके निवास स्थान के बाहर बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। लेकिन दोस्तों, आज शरद पवार सिर्फ इन्हें धमकी नहीं मिली है, इसके अलावा ठाकरे गुट के नेता, शिवसेना के नेता संजय राउत, इन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके भाई और मुंबई से एमएलए सुनील राउत, इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली है। एक ही दिन में 3 बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे महाराष्ट्र में पिछले लंबे समय से कानून और व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पूरी सूची बता दूं, एक पढ़ के मैंने बनाई हुई है सूची, वो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में किस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति महीनों दर महीनों दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 31 मार्च 2023 को छत्रपति संभाजी नगर में पथराव हुआ। रामनवमी के दिन एक व्यक्ति की मौत हो गई, 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन यानी 31 मार्च को मुंबई के मालवनी इलाके में रामनवमी के दिन पथराव हुआ, 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उसी दिन यानी 31 मार्च को ही जड़गांव में भी टेंशन हुआ और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कम्युनल टेंशन का मामला यहां पे थमा नहीं। मई महीने में 13 मई को कम्युनल वायलेंस हुआ अकोला में, जिसमें एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी थी, जिससे हंगामा हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए और 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसी के दूसरे दिन यानी 14 मई को शेगांव यानी कि अहमदनगर में कम्युनल टेंशन हुआ और 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 14 मई को ही त्र्यंबकेश्वर में
जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहां हिंदू मुसलमान के बीच टेंशन हुआ। 6 जून को प्रोटेस्ट हुआ लव जिहाद के नाम पर संगमनेर में, जहां पे भारी पथराव हुआ। 7 जून को कोल्हापुर में, यानी कि महज 2 दिन पहले कोल्हापुर में भारी हंगामा हो गया, यहां भी पथराव हुआ। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में नेताओं को धमकी मिल रही है, मॉब पूरी तरह से वायोलेंट है, और तो और बड़ी गंभीर घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि चर्चगेट जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में महिला छात्रावास में एक लड़की की हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति ने सुसाइड किया। बराबर उसके दूसरे दिन मुंबई के ही मीरा रोड इलाके में एक महिला की मौत हो गई और उसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और प्रेशर कुकर में पका लिया। तो ये देखिए ये चल क्या रहा है, कितने नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो महाराष्ट्र में इन दिनों फैले हुए हैं। एक तरफ राज्यकर्ताओं को धमकी मिल रही है, दूसरी तरफ मॉब वायोलेंट हुआ है और तीसरी तरफ पर्सनल क्राइम भी चल रहा है। आप जानते हैं ये सब कब होता है? ये तब होता है जब लोग अपना आपा गवा देते हैं। देखिए इस पूरे मामले के 2 एंगल और 2 पहलू निकाले जा सकते हैं। एक पहलू ये हो सकता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो, और दूसरा पहलू ये है कि लोगों ने कानून से डरना बंद कर दिया है। इन दोनों ही सूरत में जवाबदेही गृह मंत्री यानी बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की बनती है, क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये भी उनकी जिम्मेदारी है और लोगों के मन में कानून का डर रहे ये भी उनकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राज्य शासन में इस समय जो बैठे हुए सत्ताधीश हैं, क्या उनके पास से ये अपेक्षा की जा सकती है? कुछ दिनों से राज्य सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं उससे पूरे राज्य में हिंदू और मुसलमान के बीच में कटुता बढ़ी है। जैसे कि जो कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं वो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करना, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करना। इन दोनों घटनाओं की वजह से यहाँ के जो लोकल थे और खासकर जो माइनॉरिटीज थी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। राज्य शासन उन्हें समझाने में नाकामयाब रहा कि ये नाम इस राज्य के अनुरूप है, जिले के अनुरूप है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये किया गया हो ऐसा लगता है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में जब एमएनएस के नेता राज ठाकरे की रैली हुई तो उन्होंने कहा पूरे महाराष्ट्र में गैर कानूनी मजार बनाने का लैंड जिहाद चल रहा है, और उन्होंने उदाहरण दिया माहिम में समंदर में बनने वाली एक मजार का। 24 घंटे के अंदर वो मजार तोड़ दी गई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये राज ठाकरे से मिले भी। इसके अलावा तुरंत ही आवाज उठाई गई कि नवी मुंबई में पाम बीच रोड पे गैर कानूनी मजार है, उसे भी तोड़ दिया जाए। एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह हो गई कि मुंबई शहर में बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की जो कब्र थी उसका सुशोभीकरण हुआ। आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए। यह आरोप हुआ कि यह सुशोभीकरण तब हुआ है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन बात खुली तब देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री थे। तो याकूब मेमन जैसे बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी की कब्र का सुशोभीकरण हो और उसे ग्लोरीफाई किया जाए, ये कितनी गंभीर बात है मुंबई जैसे शहर के लिए। प्रतापगढ़ के ऊपर अफजल खान की जो मजार है उसके अगल बगल में जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर बने थे उसे बुलडोजर से तोड़ा गया। कोल्हापुर के पन्हाड़ा, हाथ कड़ंगणे, शिरोड़ा, ये सब जगहों पर टेंशन है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से जिस तरह के मुद्दे सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिस तरह के निर्णय सरकार ले रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान जिस तरह की घटनाएं हो रही है और सोशल मीडिया, टीवी, अखबार सब जगह पे इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, इससे हिंदू और मुसलमान के बीच में धार्मिक
जो एक धार्मिक अच्छा एक दोनों के बीच में फ्रेंडली सा एक एटमॉस्फेयर था, वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है। और जब किसी भी स्टेट में दो कम्युनिटी के बीच में रिलेशनशिप खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे राज्य सरकार की है। आइए अब बात करते हैं कि इससे फायदा किसे होगा, किसे लाभ पहुंचेगा। तो सीधी बात यह की जाती है कि ये सारे कम्युनल टेंशन की वजह से हिंदू वोट पोलराइज होंगे और बीजेपी को फायदा होगा। वैसे ये बात अगर सरसरी तौर पे ऊपरी तौर पे मानी जाए तो ठीक लग रही है, लेकिन अगर इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज और सब डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट किया जाए तो अलग अलग पार्टी इसकी लाभार्थी है और अलग अलग पार्टियों का इसका नुकसान हुआ है। वैसे मैं पार्टी की पॉलिटिक्स से आगे की बात करूं तो अगर इससे किसी का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान हो रहा है मानवता का, ह्यूमैनिटेरियन का और उसी के साथ दो कम्युनिटी का, क्योंकि इससे इंडस्ट्रीज, व्यापार और शांति ये तीनों भंग होती हैं और जिसकी वजह से एक कम्युनिटी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती। बहरहाल महाराष्ट्र में जिस तरह की कम्युनल टेंशन हो रही है उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, क्योंकि गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो गया? तो महाराष्ट्र की राजनीति में धमकी की राजनीति हुई, हत्या की धमकी की राजनीति हुई और इसी के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पिछले 24 घंटों में घूम रही है। ठीक ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ मैं रोज आपके सामने आता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में जो भी हुआ है उसके पॉलिटिकल अपडेट्स देता हूं। इन अपडेट्स को देखने के लिए आप 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं और देखते रहिए हमारे सारे ग्रुप के चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।